से लखनऊ में योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई। लखनऊ में योगी भागवत के बीच करीब 40 मिनट तक बातचीत हुई। इसमें 2027 चुनाव में यूपी विजय के प्लान पर चर्चा हुई। सूत्र तो ये बता रहे हैं कि मुलाकात के दौरान 2027 विधानसभा चुनाव के लिए रोड मैप पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि संघ कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों के बीच जाएंगे। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाएगी। पूरे प्रदेश में हिंदुत्व की लहर जगाने पर चर्चा की गई। योगी भागवत की मुलाकात में एफआईआर को लेकर भी चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि संघ प्रमुख ने चुनाव से पहले इसी साल हिंदूवादी संगठनों, साधु संतों का एक बड़ा सम्मेलन कराने की भी सलाह दी है। साथ ही भागवत ने सरकार और संगठन को मिलकर काम करने के लिए कहा है। अब चर्चा 40 मिनट तक हुई है। जाहिर है केवल हालचाल तो नहीं लिया गया है। जब जानते हैं कि यूजीसी की वजह से जाति भेद तैयार हो रहा है, अखिलेश यादव पीडीए वाला फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ वो अगड़ों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में 27 का विजय मार्ग क्या हो सकता है, इसी पर हम चर्चा करते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अजीत जी क्या दिशा निर्देश दिए होंगे? मैं इसलिए ये कह रही हूं क्योंकि अपने अग्रज के तौर पर योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत जी को हमेशा एड्रेस करते हैं। चुनाव के लिए ये मीटिंग कितनी जरूरी? देखिए, अब ये तो अब संघ के लोग कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि संघ का काम राजनीति करना नहीं है और राजनीति की कोई बात नहीं हुई है। पिछली बार दिसंबर में एक मीटिंग हुई थी, बड़ी मीटिंग हुई थी दिसंबर में, जिसमें संघ बीजेपी के लोग शामिल हुए थे और फिर नवंबर में उसके पहले मुलाकात हुई थी योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत जी से। ये सब चुनावी तैयारियों का ही हिस्सा है, लेकिन उसको कहा ऐसे जाएगा कि जो आपने जैसे कहा कि हिंदू समाज को एकजुट करना मुख्य एजेंडा है, कि जो हिंदू समाज के भीतर बिखराव दिख रहा है। और दो ऐसे घटनाक्रम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, एक तो प्रयागराज में शंकराचार्य के साथ और उनके जो शिष्यों के साथ जो घटनाक्रम हुआ वो, और उसके बाद यूजीसी का जो दिशा निर्देश आया, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो व्यापक रूप से हिंदू समाज के अंदर एक विभाजन को हम ऐसे कहें कि एक जो एग्जिस्टिंग फॉल्ट लाइन है, एक फॉल्ट लाइन मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, अगड़े पिछड़े की, पिछड़े दलित की, अगड़े दलित की, ये एक फॉल्ट लाइन है हिंदू समाज में मौजूद है। फिर अगड़ों में भी जाइएगा तो ब्राह्मण राजपूत की, पिछड़ों में भी जाइएगा तो यादव वर्सेस कुर्मी की, एक फॉल्ट लाइन एग्जिस्ट करती है। और संघ ये हमेशा कहता है कि हम इस फॉल्ट लाइन को दूर करेंगे, जातियों के बीच एकता बनाएंगे, हिंदू समाज को एकजुट करेंगे। तो योगी आदित्यनाथ के साथ जो मोहन भागवत की मुलाकात है, आधिकारिक रूप से ये कहा जाएगा कि हिंदू समाज को एकजुट करने, मजबूत करने, राज्य के विकास में या जो एजेंडे हैं उनको पूरा करने के लिए बातें हुई। लेकिन मुख्य बात यह है कि किस तरह से समन्वय बने आरएसएस और बीजेपी का, और आरएसएस के स्वयंसेवक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करें 2027 में। जो बात अजीत जी आप लगातार कह रहे थे उसमें कुछ भाव ऐसा अवधेश जी का मुझे दिखाई दिया कि आप पूरी तरह सहमत नहीं हैं। लेकिन हिंदू एकजुट करना है, ये तो भागवत की भी कोशिश है, ये संघ की कोशिश है, ये योगी आदित्यनाथ की भी कोशिश है। नहीं, पूरी तरह नहीं। इस प्रकार से किसी भी अनुमान लगा के, अटकल लगा के, माने ये तो कई बार हम लोग ऐसे ही करते हैं कि कोई नेता मिलने चला गया तो पॉलिटिक्स की बात होगी, चुनाव की बात होगी, हाँ, क्योंकि बाकी संगठनों के आधार पर देखते हैं। मैंने आरएसएस को इन डेप्थ समझने की कोशिश की है। इसमें एक पॉलिटिकल चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं है, ये मैं बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ कहता हूं, और इसमें एक शब्द मेरे झूठ नहीं। तो ये मुलाकात क्यों जैसा है कि जब अगर संघ प्रमुख कोई शहर में है तो मुख्यमंत्री मिलने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये तो बहुत सारी बात है। अभी शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम चल रहा है, तो उनके कार्यक्रम थे, सद्भावना सम्मेलन था, कुटुंब प्रबोधन था, परिवार सम्मेलन था, उसके बाद जो खासकर शोध छात्र हैं उनके साथ संवाद था, और जितने आ रहे हैं वो ज्यादातर प्रश्नोत्तर में आ रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, तो वो मिलने चले गए हैं। अगर आरएसएस 100 वर्ष में, जब बीजेपी नहीं बनी थी तब भी आरएसएस था 1925 से। यही मीडिया में ना क्या है हमारी समस्या पत्रकारों की, कि हम उसको ठीक से समझने की नहीं कोशिश करते हैं। आरएसएस को अगर ये करना होगा तो आरएसएस ओपन बयान क्यों नहीं देगी? झूठ बोलेगी क्या कि हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते हैं? ऐसे थोड़े संगठन चलता है। 100 साल लोग जीवन लगा देंगे बीजेपी के लिए। इसको ठीक से समझने की जरूरत है। अच्छा, तो मैं इसको घुमा के लेकर आ रही हूं आपके पास। कुटुंब का मतलब ये भी तो है कि बीजेपी एक कुटुंब है, कुटुंब का मतलब ये भी तो आरएसएस इस समय कुटुंब प्रबोधन का मतलब परिवार सम्मेलन हो रहा है, कि कैसे हम, चूंकि भारत की एकता का आधार परिवार रहा है, इसलिए शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन का विषय है, जिसमें सामाजिक सद्भाव है, कुटुंब प्रबोधन है, नागरिक कर्तव्य है। सुनो, जलवायु का कोई मैसेज नहीं दिख रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई इसमें मैसेज नहीं है। और ये चुनाव से कोई रिलेटेड नहीं है,
अगर ऐसा होगा तो संघ का एक अधिकृत बयान आएगा, और इसके पहले जितने भी लोग, मैं दर्शकों को कहता हूं कि मैंने इसको ठीक से छानबीन की है, टेलीविजन पर जितने भी लोग बोलते हैं कि संघ सर्विस करा रही है, वो बिल्कुल झूठ होता है। ये भी झूठ होता है कि बैठ के उसमें वो भी संघ प्रमुख आएंगे और बैठ के उस पर चुनाव पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा क्यों होती है सर, मैं बताती हूं। उसके बाद वो संगठन चलेगा। नहीं, चूंकि आपने बाकी खारिज कर संघ दिया, के स्वयंसेवक बीजेपी को सहयोग करेंगे, जाएंगे, वो सब होता है। जब बीजेपी जीतती है तो उसमें संघ को भी क्रेडिट जाता है कि कैसे वहां के कार्यकर्ताओं ने संघ ने क्रेडिट लिया है। नहीं, संघ ने क्रेडिट भले ही नहीं लिया, पत्रकार देते हैं, क्रेडिट मिलता है। नहीं, क्यों देता है? यूपी में अगर योगी आदित्यनाथ की जीत होती है, मोदी की जीत होती है, बीजेपी की जीत होती है, तो क्या संघ को डिस्क्रेडिट कर देंगे आप? नहीं, देखो, स्वयंसेवकों का चुनाव के समय जाकर के काम कर लेना वो एक अलग पक्ष होता है। लेकिन नहीं, दोनों अलग बात है। मैं किसी को वोट तो दूंगा ना, नागरिक के नाते किसी संगठन पार्टी के लिए थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि संघ का शीर्ष नेतृत्व किसी पार्टी के रणनीति में शामिल हो जाएगा, उस दिन संघ खत्म हो जाएगा। ये रणनीति की बात नहीं है। अवधेश जी जो कह रहे हैं, पता नहीं क्यों इस पर पर्दा डालने की क्या बात है। जब इस देश में एक संसदीय प्रणाली अपनाई गई है जिसमें चुनाव के जरिए जीता जाता है और प्रधानमंत्री बनता है, और संघ का भी जो एजेंडा है वो जब सरकार बनेगी वही सरकार पूरी करेगी। 370 हटाना है या जो भी है वो सरकार ही पूरा करेगी। नहीं, ये लंबा नहीं, देखिए लंबा मसला नहीं। एक सेकंड, हम 10 सेकंड में हम कर रहे हैं भाई। एक भारतीय जनता पार्टी के छात्र संघ का क्या नाम है? एबीवीपी। वो तो आरएसएस का है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो अपना छात्र संगठन नहीं है। हाँ, नहीं है। और सारे नेता एबीवीपी से आते हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आते हैं। दूसरी बात, भाजपा का राष्ट्रीय से लेकर के प्रदेश का सामान, सारे जो संगठन के मंत्री, चर्चा में बयान लेकर आ रही हूं। फैक्ट्री का सामान लखनऊ दौरे के दौरान, उसका मतलब थोड़ा है कि फैक्ट्री वही काम कर रही है। मुझे अनुमति दे, ये विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। जरा बड़ी खबर दिखाएं। भागवत ने कहा है कि संघ भाजपा का रिमोट कंट्रोल नहीं है। ये कहना गलत है कि संघ बीजेपी को चलाता है। बीजेपी का विरोध करने वाले लोग ही संघ का विरोध करते हैं। संघ के स्वयंसेवक बीजेपी में जाते हैं, वहां आगे भी बढ़े। अब आप देखें, जितनी भी यहाँ पॉलिटिकल डिस्कोर्स हो रहा है उसमें इस बयान का की जगह कहाँ है। अच्छा, अब दमदार 10 में, क्योंकि बात हमने उत्तर प्रदेश से शुरू की है और प्रयागराज में माघ मेले के दौरान बटुकों से बदसलूकी का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बटुकों की शिखा खींचने को महापाप बताया था, तो वहीं आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विधि विधान के साथ बटुकों का सम्मान किया। डिप्टी सीएम के आवास पर कई बटुक जुटे, सभी को टीका लगाया गया, फूलों की बारिश की गई। ब्रजेश पाठक ने इसके बाद सभी को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। हमारे जो यशस्वी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं, वो एक ऐसे पहले प्रथम नेता हुए हैं जिन्होंने सदन के अंदर ब्राह्मणों के पक्ष को रखा। ब्राह्मणों के साथ जो अत्याचार हुआ उसको सदन के अंदर रखा। जो ब्राह्मणों की शिखा पकड़ी गई उसको सदन में रखा कि ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करके दंडित करने का कार्य किया जाएगा। तो मैं ही नहीं, पूरा ब्राह्मण समाज उनको आशीर्वाद दे रहा है कि उन्होंने हम लोगों के पक्ष को पहले एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने सदन के अंदर रखा। तो उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। माघ मेले के दौरान जो बटुकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था, और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना, ये पाप नहीं महापाप है, और जो भी दोषी हो उसको कड़ी सजा मिले। देखिए, एक होती है खबर, एक उस खबर का होता है पीछे का बैकड्रॉप। जो बैकड्रॉप है वो प्रयागराज तक लेकर जा रहा है जी। जो ये जो बैकड्रॉप है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ब्राह्मणों का आप सम्मान करें, उनकी शिखा ना खींचे। जो शिखा खींचते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस पाठक जी के दिल में है क्या? देखिए, अब इसमें अब 2-3 बातें जल्दी करते हैं। एक तो हम लोग के पास समय कम है और अवधेश जी भी निश्चित रूप से इस पर कुछ कहेंगे जी। भाई सजा कौन देगा जिन्होंने शिखा खींची? सर, एक बड़ी खबर आ गई है। दोनों डिप्टी सीएम जो है वो मोहन भागवत से मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है। केशव प्रसाद मौर्य भी और ब्रजेश पाठक भी। तो कल बड़ी खबर नहीं, नॉर्मल खबर। तो क्या है, योगी आदित्यनाथ भी जरूरी है, मौर्य और पाठक भी जरूरी है। अजीत जी, तो वो जो है, एक तो भाई उन्होंने कहा डिप्टी सीएम ने की कार्रवाई होनी चाहिए। तो कौन करेगा कार्रवाई? हम आप थोड़े करेंगे, या मंगल ग्रह से आदमी आगे तो करेगा नहीं। राज्य सरकार ही करेगी ना, उत्तर प्रदेश सरकार करेगी, उत्तर प्रदेश की पुलिस करेगी, और उसके डिप्टी सीएम है ये। तो आप कार्रवाई कराइए ना, आप क्यों नहीं कार्रवाई करा रहे हैं? इतने दिन बीत गए इस बात के, 1 महीने हो गए।
दूसरी बात यह है, इसको आप ऐसे समझिए, हम राजनीतिक नजरिए से ही सारी चीजों को देखते हैं, चूंकि ये पॉलिटिक्स है जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक, उस समय तो पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रेटजी के तहत दो तरह की बातें शुरू हुई कि मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, मुख्यमंत्री बल्कि अटैक करेंगे शंकराचार्य को। विधानसभा में भी अटैक किया उन्होंने, और डिप्टी सीएम जो हैं वो प्रोटेक्ट घटना करेंगे। को, हाँ, घटना की आलोचना करेंगे। दोनों बातें हम ही करेंगे, मतलब पक्ष भी हम ही है, विपक्ष भी हम ही है। हम ब्राह्मणों का सम्मान भी करेंगे, यूजीसी भी ले आएंगे, यूजीसी भी भारत सरकार की एक संस्था ले आएगी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ले आएगा, और एक भारत सरकारी संस्था बीजेपी के एक बड़े नेता ब्राह्मणों का और सवर्णों का सम्मान भी करेंगे। तो ये दोनों चीजें हम ही करेंगे, पक्ष भी हमारा होगा, विपक्ष भी हमारा होगा, सब हम करेंगे। तो ये एक राजनीति है, विशुद्ध रूप से राजनीति है। अगर बटुकों के मन लिए इतना ही सम्मान है वेद पाठी संस्कृत पढ़ने वाले बटुकों के लिए, तो उस दिन ये घटना ही नहीं होती। बिल्कुल ठीक आप बात है। कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं और बटुकों को पीटते हैं, और उसके बाद आकर के जनता के बीच करेंगे हम उनका सम्मान। दो बातें सर, एक पहला तो ये कि ब्रिजेश पाठक के मन में क्या है, और दूसरा ये जो अभी मुलाकात हो रही है, दोनों बातें। नहीं देखिए, हम लोग पत्रकार हैं और अजीत जी तो एक मतलब ब्रिलियंट माइंड है, तो पूरा निकालते हैं। Political ये analysis प्लान करके तो नहीं हो रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि योगी जी की सरकार में कम्युनिकेशन नहीं है आपस का। ये इसका अच्छा अर्थ ये है कि दो डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, ये बात साफ है। शंकराचार्य के इशू को लेकर सरकार के अंदर दो मत हैं, यह भी बिल्कुल साफ हो गया है। जिस ढंग से प्रशासन ने हैंडल किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर और शासन के अंदर लोगों की बहुत बड़ी व्यापक स्तर पर सहमति नहीं है कि वो शंकराचार्य है नहीं है, ये धर्मपीठ तय करेगा, वो वहां का कलेक्टर तय नहीं करेगा, ये दिखाता है। हालांकि ये सब काम उसी समय, ये जो जिस समय उनकी पिटाई हुई थी, उस समय अगर नेता लोग थाने में जाते और उनकी ठीक से देखभाल करते, उनके साथ खड़े होते प्रशासन के, तो वो ज्यादा मतलब कारगर होता, और उससे लगता कि हाँ, कि किसी की पिटाई का कोई अर्थ नहीं था ना। वो सब संस्कृत पढ़ने वाले, इस पे तो हमने लंबी चर्चा की वो है। तो अब जो सामने आया है, इसका अर्थ यह है कि अभी योगी जी ने जो कहा था कि भाई सबको शंकराचार्य लिखने बोलने का अधिकार नहीं है जी। और अभी केशव जी का बयान मैं सुन रहा, केशव जी ने कहा था कि भाई शंकराचार्य जी उसी समय स्नान करें, और हाथ जोड़ता हूं कि वो इसको त्यागे। तो जाहिर है कि ये कम्युनिकेशन की कमी थी, और ये कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है किसी भी सरकार की दृष्टि से। जो भी शंकराचार्य जी के साथ हुआ उस पर हम लोग मत व्यक्त कर चुके हैं, उनकी बात से बिल्कुल असहमति नहीं। अगर योगी जी को वो कहते हैं कि औरंगजेब की औलाद है, ये भाषा किसी साधु संत की नहीं हो सकती है किसी परिस्थिति में, लेकिन प्रशासन ने जो कुछ किया था वो अक्षम्य था, और उसका शायद ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा निराकरण निकालें। आप दोनों बड़े वरिष्ठ हैं, और आप लोगों का एनालिसिस जितना मैं सुनकर मैं अपना एक एनालिसिस समझ पा रही हूं कि मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो, केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हो, या ब्रजेश पाठक की मुलाकात हो, 2027 के चुनाव में मौर्य भी जरूरी है, पाठक भी जरूरी है, और योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के ब्रांड है, वो तो खैर जरूरी है ही। ये मेरा एनालिसिस है, बाकी आकलन जो है वो दर्शकों पर मैं छोड़ देती हूँ। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 17 फरवरी को लखनऊ में मुस्लिमों को लेकर एक बयान दिया था, और मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं और घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। भागवत के इस बयान पर सियासी तूफान है। मुस्लिम धर्म गुरुओं और नेताओं में खलबली मची हुई है। मदनी से लेकर ओवैसी की पार्टी के निशाने पर मोहन भागवत आ गए हैं। एआईएमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने मोहन भागवत की तुलना पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब से कर दी। मोहन भागवत के संदेश को देश तोड़ने वाला बयान करार दे दिया। ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है, तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। अरे ये देश का मुसलमान है, वफादार मुसलमान है, मुसलमान इस देश का कहीं नहीं जाने वाला है। एआईएमआईएम ही नहीं, जमीयत में भी मोहन भागवत के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदनी ने भागवत के बयान को कम्युनल नफरत फैलाने वाली सोच करार दिया। कहा कि मुसलमानों को खत्म करने वाले खुद खत्म हो गए। जो 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है
कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। जमीयत उलमाए हैं, मुल्क तो बर्बाद हो जाएगा। ये तो फैसला कल करेगा, आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना। लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। ये बिल्कुल अलग रंग देने की मदनी साहब कोशिश कर रहे हैं। कौन से गली मोहल्ले में खून बह जा रहा है अवधेश जी? और जो बात मोहन भागवत कह रहे हैं उससे लेकर भी दो मत हो सकते हैं कि आप अगर डीएनए चेक करेंगे तो भारत में कितने कन्वर्जन हुए हैं फिर वो भी पता चलेगा। नहीं, हमको एक तो मोहन भागवत जी का हालांकि वीडियो चलाना चाहिए था, ये बयान उनका नहीं है। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन किया गया था, प्रश्न था जी कि देश में क्या घर वापसी आवश्यक है। बहुत सारे प्रश्न थे, घर वापसी हो रहे, तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई कोई भी अगर सारे इस देश के ज़्यादा मुसलमान जो हैं वो धर्मांतरित होकर गए हैं, अगर वो वापस करना चाहते हैं तो उनकी घर वापसी होनी चाहिए, अगर चाहते हैं। हाँ। लेकिन घर वापसी हो तो उनकी देख रेख भी हो कि उनको आने के बाद उसकी समस्या नहीं हो। अब हमारे देश के कि इम्तियाज जलील जैसा एक निहायत ही सांप्रदायिक पहले पत्रकार थे जो कि ऐसे बयान देते रहे हैं, आपके पास कार्यक्रम कम है, और मुसलमानों का ये 1-1.5 किलोमीटर का जब उन्होंने रोड जाम करके जुलूस निकाला था और एक सांप्रदायिक पार्टी में रहने वाले व्यक्ति का बयान आता है बिना सुने हुए। और ये जो अरशद मदनी साहब थे, पिछले वर्ष ही यहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में उन्होंने जो जमात इस्लामी का जमात उलमाए हिंद का सम्मेलन में क्या कहा था? अरे हिंदुओं सुन लो, तुम्हारे दादा परदादा लकड़दादा सारे पहले मुसलमान ही थे, तुम सब मुसलमान ही थे, ये पूरी जमीन खुदा की दी हुई। वो बयान था जिस पर विवाद हुआ था, जिस पर कि कई 2-3 साधु संत वहां से उठ गए थे और हंगामा हुआ था, और ये आग लगाने की बात कर रहे हैं। अगर कोई घर वापसी चाहता है, इस्लाम और ईसाइयत अपने रिलीजन के विस्तार में धर्मांतरण में विश्वास करता है। हिंदू धर्म विस्तार में और धर्मांतरण में उसके कोई प्रोविजन हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन हमारे लोग अगर गए हैं वापस आते हैं तो उनको सही तरीके से लाना, समाज में समायोजित करना। मोहन भागवत जी ने यही बयान दिया। उनका यह भी बयान है कि इस्लाम इस देश में था और रहेगा। ये बात मदनी साहब ने नहीं सुनी। मदनी साहब को रमजान मुबारक करते हुए मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ अजीत जी, जो मदनी जी कह रहे हैं मुझे वो ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो खून बहने की बात कर रहे हैं। कौन सा खून बह रहा है और कौन खून बहा रहा है? इस तरह की कोई बात नहीं थी। एक इस तरह की जो अवधेश जी ने कहा बिल्कुल सवाल जवाब के फॉर्म में था, लेकिन उसमें मेरा एक सबमिशन है कि इस तरह की बातों से बचना चाहिए। अगर आपको करना है, ऐसी स्थितियां पैदा करें ना कि लोग घर वापसी कर लें जी, ऐसी स्थितियां बनाए हम लोग समाज में तो बोला है उन्होंने, वो ऐसी स्थितियां बने कि लोग वापस कर। जब बोल दिया, एक तरफ से बयान दिया जाता है तो दूसरे तरफ के लोगों को मौका मिलता है इस तरह के खून बहने की बात। इसमें खून बहने की कोई बात नहीं है। एक बात आप समझ लें, और इस पर हम लोग लंबी चर्चा कर सकते हैं। इस देश में जो धर्मांतरण हुए हैं उसमें खून बहाने तलवार के दम पर कम हुआ है। स्वेच्छा से लोगों ने धर्म बदले। जो मुसलमान बने हैं लोग, आप देखिए अवधेश जी, सूफीजम से तो नहीं, सूफीजम के जरिए हुआ, या तमाम बड़ी जातियां जो मजबूत जातियां थी, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, गुजर हो, जाट हो, इन लोगों ने कन्वर्जन किया। हाँ। दलित और पिछड़ी जातियों ने तो कम किया, जिनको डरा के कर सकते थे उन्होंने कम किया है। स्वेच्छा से किया है लोगों ने धर्म परिवर्तन। तो स्वेच्छा से ही अगर घर वापसी की स्थिति हम लोग बनाते हैं, लोग वापस, इसमें खून बहाने की क्या बात हो गई? और इसमें कितने अरब से आए हुए कितने लोग हैं इस देश में मुसलमान।